गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग रेखिक अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसका हमने 12.8 एक्सरसाइज का हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लिया था, तो आज हम करने जा रहे हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है cos स्क्वायर x dy/dx प्लस y बराबर में 10x। देखिए बच्चों, इस समीकरण को जब मैं रेखिक अवकलन समीकरण से कंपेयर करता हूँ तो आप देखेंगे वहाँ dy/dx का जो गुणांक है वो 1 होता है। इसका मतलब आपको इस समीकरण को, पूरी समीकरण को cos स्क्वायर x से देना पड़ेगा भाग। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास dy/dx प्लस में बच्चों ये y/cos स्क्वायर x, या यूँ बोलिए कि y sec स्क्वायर x हो जाएगा। और बराबर में देखिए बच्चों यहाँ पर है 10x और बट्टे में आएगा cos स्क्वायर x, और जब cos स्क्वायर x एक बार ऊपर जाएगा बच्चों तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू में 10x। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुई है, ये बिल्कुल dy/dx बराबर प्लस में py बराबर q के रूप में प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर ये रेखिक अवकलन समीकरण को यहाँ पे इंडिकेट करती है। और जब एक बार ये समीकरण रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट हो जाए तो वहाँ से हम लोग p का मान निकालते हैं। यहाँ p जो है वो y का गुणांक कहलाएगा, तो p का मान है यहाँ पे sec स्क्वायर x। अब देखिए बच्चों, जब यहाँ पर एक बार p का मान निकल जाए तो रूल के अनुसार आपको पता है कि हम यहाँ से समाकलन गुणांक का मान निकालते हैं। समाकलन गुणांक हम यहाँ से निकालेंगे समाकलन गुणांक IF की वैल्यू। समाकलन गुणांक IF की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और p का जो मान है बच्चों वो यहाँ पर है sec स्क्वायर x और dx। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो इंटीग्रल फैक्टर का मान आएगा वो e की पावर 10x आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, e की पावर 10x। अब इस इंटीग्रल फैक्टर का हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों से गुणा करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, जब हम इंटीग्रल फैक्टर का यानी कि समाकलन गुणांक का समीकरण 1 के दोनों पक्षों से गुणा करेंगे तो जो बायां पक्ष है वो दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनता है। दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनता है। कौन सी दो पदों के गुणनफल का, एक तो परतंत्र चर जिसमें ये समीकरण दी गई है यानी कि y, दूसरा यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर स्वयं। तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू में e की पावर 10x, और इधर भी बच्चों जो e की पावर 10x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा e की पावर 10x, यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x और इंटू में आ जाएगा 10x। अब इस अवकलन संकारक को जब पक्षांतरण करके राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे बच्चों, तो ये अवकलन संकारक कन्वर्ट हो जाएगा समाकलन में। यानी मुझे अब इस पद का करना होगा समाकलन, और इसका समाकलन बच्चों बहुत आसान है। हम यहाँ पे सिंपल मान के चलेंगे 10x बराबर t। हमने यहाँ पे 10x बराबर मान लिया t, अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x dx बराबर आ जाएगा dt। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे y e की पावर 10x बराबर में बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे 10x को मैं यहाँ पे t मान के चल रहा हूँ, e की पावर यहाँ पे t आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx के स्थान पे यहाँ पे dt हो जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास क्या आने वाला है, y e की पावर 10x बराबर में फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे t e की पावर t पे, तो फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का हो जाएगा समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e की पावर t ही आने वाला है, और प्लस में एक अचर राशि ले लेंगे c। तो y e की पावर 10x, और यहाँ से बच्चों e की पावर t बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास t माइनस 1 और प्लस का c। तो यहाँ से आप देखिए बच्चों, t की वैल्यू वापस रखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 10x, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10x माइनस 1 और प्लस का c, और e की पावर 10x का जब भाग देंगे पूरी समीकरण में तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन y बराबर 10x माइनस 1 और प्लस c बट्टे e की पावर 10x के रूप में प्राप्त होगा। और आप चाहो तो यहाँ पर e की पावर 10x को अंश में ले जा सकते हैं, तो ये आएगा 10x माइनस 1 प्लस c इंटू में e की पावर माइनस 10x। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ये इसका सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों, आपने सबसे पहले आपको दी गई समीकरण को रेखिक अवकलन समीकरण के रूप में यानी कि dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में अरेंज करना है। उसके बाद में p का निर्धारण करना है, उसके बाद में समाकलन गुणांक फॉर्मूले से निकालना है, और समाकलन गुणांक निकालने के बाद में उसको समीकरण के दोनों पक्षों से गुणा करना होता है, जिससे लेफ्ट हैंड साइड हमेशा और हमेशा दो पदों के गुणनफल में कन्वर्ट हो जाती है। एक तो परतंत्र चर और दूसरा समाकलन गुणांक, इन दोनों के गुणनफल का अवकलज बनेगी, और वहां पे जो अवकलन संकारक का
जब आप राइट हैंड साइड में पक्षांतरण करेंगे तो वहाँ पे वो इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और जैसा भी फलन आता है आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको आपका सोल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यही विधि इसकी है और इसी के ऊपर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इसमें भी आपने देखा होगा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो इंटीग्रेशन को लेकर आता है और इंटीग्रेशन के लिए 9th चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 + x² dy/dx प्लस में 2yx बराबर में 4x²। बच्चों यहाँ पर भी सिंपली आपको dy/dx के गुणांक में जो पद है 1 + x² इसका भाग देना होगा, जिससे पूरी समीकरण dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में अरेंज हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आएगा dy/dx प्लस में आएगा बच्चों यहाँ पे 2x के बट्टे में मैं 1 + x² निकाल के y को यहाँ गुणा में ले लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर ये py का रूप नजर आए। y को मैंने बाहर ले लिया, 2x के बट्टे में 1 + x² आएगा और यहाँ पर भी बच्चों आप देखेंगे 4x² के बट्टे में 1 + x² आएगा और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे जब इस समीकरण की व्यापक समीकरण से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो p का मान है बच्चों वो 2x बट्टे 1 + x² के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिससे इंटीग्रल फैक्टर IF जो है वो e⁻p dx के फॉर्मूले से 2x बट्टे 1 + x² का हमें अब यहाँ पे करना होगा इंटीग्रेशन। तो आप देखेंगे हर का परफेक्ट अवकलज अंश में विद्यमान है, 1 + x² का अवकलन करने पे 2x आता है, इसलिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ पे log हर हो जाएगा और e से log हो जाएगा बच्चों कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 1 + x²। अब इस इंटीग्रल फैक्टर का समीकरण 1 के दोनों पक्षों से करेंगे गुणा। तो देखिए बच्चों जो बायां पक्ष है वो कौन सी दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा, यहाँ पे d/dx यानी अवकलज बनेगा कौन सी दो पदों के गुणनफल का, परतंत्र चर y और इंटीग्रल फैक्टर 1 + x² के गुणनफल का यहाँ पे अवकलज बनेगा। और राइट हैंड साइड को जब 1 + x² से गुणा करेंगे बच्चों तो बट्टे में यहाँ पे 1 + x² पहले से दिया हुआ है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 4x²। अब इस dy/dx यानी कि अवकलन संकारक का पक्षांतरण करेंगे तो राइट हैंड साइड में बच्चों यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x² dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 4 इंटू में x² का इंटीग्रेशन होता है x⁻³ और प्लस में आ जाएगा c और यहाँ से 1 + x² का जब हम भाग देंगे बच्चों तो अपने पास सॉल्यूशन आएगा y बराबर 4x⁻³ इंटू में 1 + x² और प्लस में आएगा c बट्टे 1 + x² और यहाँ पर ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों आपने बहुत और बेहद आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल p का यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया p को और इंटीग्रल फैक्टर में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस इतना ध्यान रखना है बच्चों e के ऊपर अगर log आ जाए तो e से log होता है कैंसिल, आगे वाली वैल्यू ही इंटीग्रल फैक्टर के रूप में आएगी। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे गुणा में होता 2 तो आप यहाँ से e को log को तब तक कैंसिल नहीं कर पाते जब तक आप इस 2 को 1 + x² की घात के रूप में नहीं लेके जाते गुणधर्म के अनुसार। और कहीं ऐसी गलती भी आप मत करना कि e से log को कैंसिल कर दें तो यहाँ पर 2 1 + x² बच जाए, 2 इंटू में 1 + x² बच जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले यहाँ पे गुणधर्म के अनुसार 2 जाएगा घात में तो यहाँ 1 + x² की होल स्क्वायर आएगा और e से log उसके बाद कैंसिल होता है। तो बच्चों इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन में कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ 2x - 10y³ dy/dx प्लस में y। देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे dy/dx की वैल्यू निकालता हूँ, इस पूरे पद का यहाँ पे भाग देता हूँ तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर इसका रूप जो है वो कभी भी व्यापक रूप की तरह नहीं आएगा। इसका रूप कभी भी dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में नहीं आएगा। इस वजह से बच्चों हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, हमें dy/dx की बजाय इसको dx/dy के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए जो प्रोसेस है बच्चों आप उसको ध्यान से समझेंगे। देखिए बच्चों अपन को समीकरण दे रखी है यहाँ पे 2x - 10y³ dy/dx। हम यहाँ से बच्चों प्लस y को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y। अब देखिए बच्चों यहाँ से dy/dx का पक्षांतरण जब -y की तरफ करेंगे तो यहाँ पे तो रहेगा 2x - का 10y³ और यहाँ पर -y इंटू में dx/dy आएगा। अब देखिए बच्चों पूरी समीकरण को जब -y से भाग देंगे तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या आएगा, -y का भाग देंगे तो यहाँ तो बचेगा बच्चों आपके पास यहाँ पे 10y⁻²। यहाँ जब -y का भाग देंगे तो ये हो जाएगा -2x/y
और बराबर में बचेगा बच्चों यहाँ पे dx बटे dy, क्योंकि हमें dx बटे dy का गुणांक 1 लेके आना था, इस वजह से हमने माइनस y का पूरी समीकरण में दे दिया भाग। अब देखिए बच्चों, ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जब dx बटे dy का रूप आ रहा है तो dx बटे dy के पद के पास में x का पद होगा, क्योंकि x का गुणांक जो है वही क्या कहलाता है, p कहलाता है, क्योंकि इसका जो व्यापक रूप है इस रूप में वो dx बटे dy प्लस में px बराबर q होता है। तो यहाँ पे जो x का गुणांक जो है बच्चों वो कहलाएगा p। तो यहाँ पे मुझे x का गुणांक यानी कि 2 बटे y को राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, जिससे ये समीकरण पूरी तरह से व्यापक समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे dx बटे dy को ही रखेंगे, माइनस 2x बटे y राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x बटे y बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 10y²। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 जो है वो पूरी तरह से व्यापक समीकरण, रेखिक अवकलन समीकरण के व्यापक रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि जो x का गुणांक है वो p कहलाएगा, यहाँ पे q जो है वो 10y² होगा, और p और q के ऊपर वही नियम लागू होता है कि इस कंडीशन में या तो ये अचर होने चाहिए या फिर y के पद होने चाहिए। चूंकि ये दोनों y के पद हैं इसलिए ये व्यापक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो बच्चों आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे जो p का मान है वो 2 बटे y है। जब एक बार y की कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाए बच्चों, उसके बाद में हम निकालते हैं समाकलन गुणांक, इंटीग्रल फैक्टर। तो वो फॉर्मूला आपको पता है, इस केस में e की पावर p dy होगा, ना कि p dx। इस बात पे थोड़ा विशेष गौर करें, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतंत्र चर है वो x है। अब देखिए बच्चों, e की पावर p dy, तो p की जो वैल्यू है वो 2 बटे y और dy होगी, और बच्चों यहाँ पे 2 जो है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ 1 बटे y dy बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन log y होता है। और जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था बच्चों कि 2 को पहले आप यहाँ से हटाएंगे log के गुणधर्म से, तो यहाँ पर e की पावर log ये y² बनेगा, और e से log जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा y²। तो कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पे जो समाकलन गुणांक है वो यहाँ पर y² आएगा। गलती से भी e से लोग यहाँ कैंसिल मत कर देना, वरना समाकलन गुणांक 2y निकल के आएगा, और 2y अगर आ गया तो फिर ये पूरा क्वेश्चन जो है वो रोंग हो जाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों के ऊपर आप लोग विशेष ध्यान देंगे बच्चों। अब जब एक बार समाकलन गुणांक यहाँ पे निकल चुका है बच्चों, तो हम उसका समीकरण एक के दोनों पक्षों से गुणा करेंगे, तो y² का समीकरण एक के दोनों पक्षों से गुणा करने पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर y² का जब दोनों पक्षों से गुणा करेंगे तो हो जाएगा y² dx बटे dy। यहाँ पर y² से गुणा करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2xy, यहाँ y² से गुणा करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 10y⁴। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 2 पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा। इस बार ये y में अवकलज होगा, लेकिन कौन से 2 पदों का होगा ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो होगा प्रतंत्र चर, चूंकि यहाँ पे प्रतंत्र चर x है, और साथ में आएगा यहाँ पे समाकलन गुणांक जो कि y² है। तो ये पद आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप इसका अवकलन करके देख लीजिए, यहाँ पर यही पद आएगा y के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे। आप चेक कीजिए, y² रहेगा कॉन्स्टेंट, x का अवकलन y के सापेक्ष dx बटे dy हो गया। जब x कांस्टेंट रहेगा तो y² का अवकलन हो जाएगा 2y, सिंपल y के सापेक्ष। तो यहाँ पर x y² के गुणनफल का यहाँ पे अवकलज देखने को मिलेगा, बराबर यहाँ पर 10 इंटू में y⁴, 10 इंटू में y⁴ जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए बच्चों, इस अवकलन संकारक का जब पक्षांतरण करेंगे तो ये समाकलन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा xy² बराबर में यहाँ इंटीग्रेशन आएगा 10y⁴ और dy, और 10y⁴ का समाकलन जो होता है वो y⁵ बटे 5 और प्लस का क्या आएगा c। तो बच्चों यहाँ से 10 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y⁵ और प्लस का c। तो इसका आंसर यहाँ पर भी कंप्लीट हो सकता है, या y² का भाग देकर आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आएगा x बराबर 2y⁵ प्लस c के बट्टे में y² आएगा, तो y² ऊपर जाकर घात -2 बना लेगा। तो फिर इस रूप में भी आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा बच्चों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन को देखकर सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने आएगा, पहले ये पहचानना होगा कि यहाँ से dy/dx बनेगा कि dx बटे dy बनाना संभव है। इस केस में अगर मैं यहाँ पे dy/dx प्लस py बराबर q का रूप बनाने की कोशिश करता तो y के गुणा में बच्चों 1/2x - 10y³ आता,
चूंकि रूल है कि p का जो मान है वो y अगर परतंत्र चर है तो वो y का पद नहीं होना चाहिए, तो इस रूल को यहाँ पे गलत साबित हो जाता है। इस वजह से हमें यहाँ पे dy बाई dx नहीं बल्कि dx बटे dy का रूप बनाना पड़ेगा। और अगर मैं dx बटे dy का रूप यहाँ पे बना रहा हूँ तो जो x का गुणांक होता है वो y कहलाता है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि समीकरण को हमें कैसे अरेंज करना है। और जब समीकरण एक बार अच्छे से अरेंज हो जाए उसके बाद में आगे की क्रियाविधि बिल्कुल वही है जो पहले थी। p के कैलकुलेशन करो, p की वैल्यू रखो और उसके बाद में इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करो। तो बच्चों हमने आज यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है वो और कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल क्वेश्चन 4 हमने कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसके रूल का और कार्यविधि का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत इस प्रश्नावली में आपको नहीं आने वाली। कैलकुलेशन भी इसके लिए बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी यहाँ पे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है जो आप कंटिन्यूटी के साथ करते जा रही हो। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।